9 के लिए लेक्चर वीडियो लेकर आया हूँ। चैप्टर है ट्रायंगल्स। पहले आपको हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। अब टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किस किस कंडीशन में होता है उससे रिलेटेड थ्योरम को बताऊंगा। टू ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए पहला कंडीशन है SAS क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया है कि टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होता है जब एक ट्रायंगल का टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो। इसी को हमने यहाँ बोर्ड पर लिखा है, इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल of one triangle are equal to the corresponding two sides and included angle of the other triangle, then the two triangles are congruent. ये देखिए, ये दो ट्रायंगल है। यहाँ पर एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं DEF। ये दो ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, यानी ये जो ट्रायंगल ABC है इसका टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल ट्रायंगल DEF के टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल है। तो प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि ये ट्रायंगल ABC है, इसका ये AB साइड DE साइड के इक्वल है, AC साइड DF साइड के इक्वल है, और इस दोनों साइड के बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल मतलब ये हुआ कि जो दो हम साइड ले रहे हैं उसके बीच का एंगल, और इसमें जो ये दो साइड आया DE और DF उसके बीच का एंगल ये इक्वल है, एंगल A एंगल D के इक्वल है। इस तरह ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में आपको ये दिया हुआ है कि AB DE के इक्वल है, AC DF के इक्वल है और एंगल A एंगल D के इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट होगा, इसको प्रूव करना है। तो पहले लिखेंगे गिवन में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ABC ट्रायंगल और DEF ट्रायंगल में दिया हुआ है AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल टू DE, एंगल A इज इक्वल टू दिया है एंगल D, और AC इज इक्वल टू DF, ये दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। टू प्रूव ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF, ये प्रूव करना है। अब देखिए इसको हम प्रूव करते हैं। यहाँ पर इसका प्रूफ देखिए। अब मान लीजिए आप कि ट्रायंगल ABC को यहां से उठाकर ट्रायंगल DEF के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। इस तरह हम ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल DEF के ऊपर प्लेस करते हैं कि ये A पॉइंट D पॉइंट पर फॉल करे और ये AB साइड DE साइड के अलाउंग फॉल करे। तो लिखेंगे प्लेसिंग ट्रायंगल ABC over
triangle DEF such that A falls on D, ट्रायंगल एबीसी को ट्रायंगल डीईएफ के ऊपर इस तरह से प्लेस करते हैं कि पॉइंट ए डी पर फॉल्स करे। अब देखिए, और ए बी डीई के अलोंग फॉल करे, ए बी डीई पर आना चाहिए और ए पॉइंट डी पर पड़ना चाहिए, एंड ए बी फॉल्स अलोंग डीई। फॉल्स अलोंग डीई। एक बार और ध्यान दीजिए, ट्रायंगल एबीसी को ट्रायंगल डीईएफ के ऊपर प्लेस करेंगे ताकि ये ए पॉइंट डी पॉइंट पर पड़े और ए बी डीई के अलाउंग पड़े। अब यहाँ पर देखिए, ए पॉइंट ए पर फॉल कर रहा है और ए बी डीई के अलाउंग फॉल कर रहा है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ए बी डीई के इक्वल है, इसीलिए बी पॉइंट ई पर फॉल करेगा। सिंस ये दिया हुआ है कि ए बी और डीई इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू डीई, देयरफॉर पॉइंट बी विल फॉल ऑन ई। Point B will fall on E। तो ये B पॉइंट E पर फॉल करेगा। अब यहाँ पर एक बात और देखने का है हमको कि एंगल A और एंगल D इक्वल दिया हुआ है। ये एंगल A एंगल D के इक्वल है, since एंगल A is equal to एंगल D के इक्वल है। अब यहाँ ये एंगल A एंगल D के इक्वल है। अभी हमने लाया कि A जब D पर फॉल करेगा और AB को DE के अलाउंग जब रखेंगे तो B फॉल करेगा E पर। इसका मतलब कि AB कोइंसाइड कर जाएगा DE को, ठीक है। और यहाँ पर एंगल A एंगल D के इक्वल है, मतलब AB और AC जितने एंगल पर फैला हुआ है उतने ही एंगल पर डीई और डीएफ फैला हुआ है। इसका मतलब कि एसी डीएफ के अलोंग फॉल करेगा, देयरफॉर एसी विल फॉल अलोंग डीएफ। एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, इसका मतलब ये AC DF के अलाउंग फॉल करेगा। और फिर यहाँ पर देखिए, ये AC का लेंथ और DF का लेंथ इक्वल दिया हुआ है। अगेन AC इज इक्वल टू DF, AC का लेंथ और DF का लेंथ इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि C पॉइंट F पर फॉल करेगा। AC फॉल कर गया DF पर और इस दोनों का लेंथ इक्वल है। इसका मतलब AC का जो अंतिम छोर है C और DF का जो अंतिम छोर है F, ये एक दूसरे पर आ जाएगा। C पॉइंट फॉल करेगा किस पर? F पर। देयरफॉर पॉइंट C will fall along F। ये जो पॉइंट C है वो F पर फॉल कर जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब पॉइंट A D पर फॉल किया है ना, तो B E पर फॉल कर गया और C F पर फॉल कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि here point A, when point A
falls on D and AB falls along DE, then जब A पॉइंट D पर फॉल करता है और AB DE के अलोंग फॉल करता है, तो हम प्राप्त कर चुके हैं कि B E पर फॉल करता है और C F पर फॉल करता है। देन पॉइंट B falls on E and point C falls on F. Point C falls on F, है ना। तो A B C, ये जो पॉइंट A है वो D पर फॉल किया, B E पर फॉल कर गया और C F पर फॉल कर गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF को एग्जैक्टली कवर कर लेता है। दिस मीन्स दैट triangle ABC exactly covers triangle DEF। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF को एग्जैक्टली कवर कर लेता है। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का डेफिनेशन ही है कि यदि टू ट्राइंगल्स इस तरह से दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल के ऊपर दूसरा ट्राइंगल को रखने से वो उसे एग्जैक्टली कवर कर लेता है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF। ABC ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है। इस तरह से ये थ्योरम प्रूव्ड हो जाता है। अब इस थ्योरम पर बेस्ड एक हम दूसरा थ्योरम प्रूव्ड करेंगे। एक अगला थ्योरम हम प्रूव्ड करने जा रहे हैं जो इस थ्योरम पर बेस्ड है। आप अपना ध्यान बोर्ड पर बनाए रखिए और वीडियो वॉच करते समय अपने ईयरफोन का इस्तेमाल जरूर कीजिए ताकि आपको आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई पड़े। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जैसे ही YouTube चैनल पर अपना लेक्चर वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले लेक्चर वीडियो मिल सके। अब इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं जो SAS क्राइटेरिया पर बेस्ड है। अब देखिए अगला थ्योरम हम लिखेंगे। थ्योरम नेक्स्ट थ्योरम देखिए। The angles opposite to equal sides of a triangle are equal। हमने थ्योरम लिखा है the angles opposite to equal sides of a triangle are equal। किसी भी ट्राइंगल में यदि टू साइड्स इक्वल है
तो उसका अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। किसी ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। अपोजिट एंगल का मतलब ये हुआ कि जो दो साइड इक्वल है उसके सामने का एंगल्स इक्वल होगा। तो अब देखिए ये कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसका टू साइड्स इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है। इस ट्रायंगल ए बी सी में ए बी और ए सी साइड इक्वल है, तो ए सी के सामने का एंगल पड़ता है बी और ए बी के सामने एंगल सी पड़ता है, तो ये एंगल बी और ये एंगल सी आपको इक्वल लाना है। ट्रायंगल ए बी सी में ए बी साइड और ए सी साइड इक्वल है, तो ए बी के सामने का एंगल हुआ सी और ए सी के सामने का एंगल हुआ बी, तो एंगल बी और सी इक्वल होगा। यानी किसी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होता है तो उसके सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है, ये प्रूव करना है। तो लिखेंगे गिवन में इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC। टू प्रूव क्या करना है सो देखिए, प्रूव करना है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इस थ्योरम को प्रूव करने में कंस्ट्रक्शन लेने का जरूरत है। हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लेंगे। एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। एंगल ए का बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर लेते हैं जो BC से D पॉइंट पर मिलता है। हमने इसमें क्या किया, एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, ऐसा लाइन खींचा जो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, यानी बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया एंगल ए का जो BC से D पॉइंट पर मिलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉइंग बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए which meets BC at D, वह BC से D पॉइंट पर मिलता है। BC से ये D पॉइंट पर मिलता है। अब प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्या दिया हुआ है सो देखिए। ट्रायंगल ABC में दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। अब यहाँ पर यदि हम एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो टू ट्रायंगल्स बनता है। टू ट्रायंगल्स कौन कौन यहाँ पर हम लेंगे, ये पहला ट्रायंगल लेंगे ADB और दूसरा ट्रायंगल लेंगे ADC। ये दो ट्रायंगल बनता है। इस दो ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करेंगे। तो अब चलेंगे दोनों ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, इस दोनों ट्रायंगल में चलेंगे। AB इज इक्वल टू AC, ये पहले से दिया हुआ है कि AB और AC ये दोनों इक्वल है, तो लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC। ये गिवन में पहले से ही दिया हुआ है। ट्रायंगल ABC का दोनों साइड AB और AC इक्वल है और ये AD बाइसेक्ट किए हैं ना, तो AD ही एंगल A का बाइसेक्टर है, एंगल A को बाइसेक्ट किए हैं। इसका मतलब एंगल A टू इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा,
तो एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। अब लिखेंगे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। रीजन लिखेंगे सिंस AD is the bisector of angle A. AD is the bisector of angle A. एंगल A का ये बाइसेक्टर है और ये जो AD साइड है यह दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है। ट्रायंगल ADB का भी एक साइड AD पड़ता है और ट्रायंगल ADC उसका भी साइड AD पड़ता है। AD साइड दोनों में कॉमन साइड है तो AD इज इक्वल टू लिखेंगे AD, ये कॉमन साइड। ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो ट्रायंगल है ADB उसका AB साइड और ट्रायंगल ADC का AC साइड ये दोनों इक्वल हुआ। AB और AD के बीच का एंगल BAD और फिर AC और AD के बीच का ये एंगल CAD ये दोनों एंगल इक्वल आ गया और ये दोनों में कॉमन है ये साइड AD। तो यहाँ पर कौन सा कंडीशन लगेगा? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड कंडीशन लग गया कॉन्ग्रुएंट का। पहला ट्रायंगल का टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल और दूसरा ट्रायंगल का टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है तो इसीलिए SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन हम लगा सकते हैं जिसके आधार पर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे therefore triangle ADB is congruent to triangle ADC। यहाँ कंडीशन कौन सा लग गया? SAS by SAS congruence condition। SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन हमने यहाँ पर लगाया जो कि थ्योरम अभी हम प्रूव कर चुके थे। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हम CPCTC रूल लगा सकते हैं। CPCTC रूल का फुल फॉर्म हमने बताया था कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब कि यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट किसको बोलते हैं? तो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इक्वल साइड के सामने वाले एंगल को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं और इक्वल एंगल के सामने वाले साइड को कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कहते हैं। तो दो ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट हो तो उस दोनों ट्रायंगल में इक्वल साइड के सामने का एंगल इक्वल होता है और इक्वल एंगल के सामने का साइड भी इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गया। ये AD साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड था यानी AD दोनों ट्रायंगल का साइड है। AD के सामने का एंगल B किस ट्रायंगल में? ADB में। ADB में AD के सामने का एंगल B और ट्रायंगल ADC में AD के सामने का साइड C सामने का एंगल C इक्वल होगा। AD के सामने का एंगल B फर्स्ट ट्रायंगल में और AD के सामने का एंगल C सेकंड ट्रायंगल में। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ये इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCTC। इस तरह से ये थ्योरम प्रूव्ड हो गया।
तो SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन पर बेस्ड हमने अभी एक थ्योरम को प्रूव किया है। अब आप चलिए नेक्स्ट थ्योरम हम फिर आपको बताएंगे प्रूव करके। तो अब नेक्स्ट थ्योरम हम लिखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में है ASA क्राइटेरिया। ASA क्राइटेरिया हम प्रूव करेंगे। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया है टू ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। ये दूसरा क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया हमने SAS बताया, ये दूसरा क्राइटेरिया है। यहाँ पर देखिए टू एंगल्स और बीच में साइड ली है। यहाँ A जो है वो एंगल के लिए आता है। यहाँ A जो लिखे है ना, A स्टैंड करता है एंगल के लिए, S स्टैंड करता है साइड के लिए। तो दो एंगल लिए हैं और बीच में साइड लिए हैं। इसका मतलब दो ठो एंगल लेना है और इंक्लूडेड साइड लेना है। तो लिखेंगे इफ टू एंगल्स and included side of one triangle are equal to two angles and included side of the other triangle then the two triangles are congruent. Two triangles are congruent. ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम देखिए, ये कह रहा है कि यदि दो ट्रायंगल हो और दोनों ट्रायंगल का टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड इक्वल हो, यानी फर्स्ट ट्रायंगल का टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल के टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल हम ये लेते हैं, ABC, और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं DEF। इस दोनों ट्रायंगल में ये एंगल B एंगल E के इक्वल है। एक एक एंगल दोनों का इक्वल हो गया। ये फिर दूसरा एंगल है, तो इसका दूसरा एंगल C इसके दूसरे एंगल F के इक्वल हो गया। ठीक है, एंगल B एंगल E के इक्वल हुआ, एक एक एंगल दोनों का इक्वल हुआ।
फिर दूसरा एंगल लेना है, ट्रायंगल एबीसी का एंगल सी और ट्रायंगल डीईएफ का एंगल एफ। ये दोनों एंगल इक्वल है। एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी और एंगल एफ इक्वल है। अब एंगल बी और एंगल सी के बीच का साइड हो गया बीसी, ये बीसी साइड, और इसमें ईएफ साइड, ये इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हो गया एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। यहाँ पर क्या लिखा है? एंगल साइड एंगल। एक ट्रायंगल का टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, दूसरे ट्रायंगल के टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के इक्वल दिया हुआ है, तो उसको कॉन्ग्रुएंट लाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन में इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, इस दोनों ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, BC साइड इज इक्वल टू EF साइड, BC इज इक्वल टू EF, और एंगल C एंगल F के इक्वल है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। और टू प्रूव क्या करना है सो देखिए, प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DEF के। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम टू केसेज ले रहे हैं, यहाँ दो केस ले रहे हैं। केस वन ये है, आप जानते हैं कि जैसे ये AC है और ये DF है, AC और DF है, तो AC और DF या तो इक्वल होगा या अनइक्वल होगा, यही दो पॉसिबिलिटीज है। ये AC और DF, ये जो दो साइड है ट्रायंगल ABC का, एक साइड हम AC ले रहे हैं और ट्रायंगल DEF का एक साइड DF ले रहे हैं। तो AC और DF या तो इक्वल होगा नहीं तो अनइक्वल होगा, यही दो केस हो सकता है ना। तो केस वन में हम पहले ये मान के चलते हैं कि जब AC DF के इक्वल है, तो यहां पर लिखेंगे केस वन, if AC is equal to DF, AC और DF यदि इक्वल हो, हम बार बार बोल रहे हैं यहाँ दो केस होगा, या तो AC और DF इक्वल होगा माने दोनों बराबर होगा, और नहीं तो AC और DF बराबर नहीं होगा, यही ना होगा दो केस। तो अब हम पहला केस लेते हैं, यदि AC DF के इक्वल हो, तब इस दोनों ट्रायंगल में चलिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इस दोनों ट्रायंगल में चलेंगे तो देखिए BC इज इक्वल टू EF, ये गिवन में है, ठीक है। एंगल C एंगल F के इक्वल है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये भी गिवन में है। और AC इज इक्वल टू DF हम केस वन लेकर चल रहे हैं, तो AC इज इक्वल टू DF, ये टेकन एज केस वन। तो BC EF के इक्वल हो गया, एंगल C एंगल F के इक्वल हो गया, और AC DF के इक्वल हो गया। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन हम लगा सकते हैं। BC इज इक्वल टू EF, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, और AC इज इक्वल टू DF, ये फर्स्ट केस में हम चल रहे हैं। तो साइड एंगल साइड, दो साइड और
बीच का इंक्लूडेड एंगल दोनों ट्रायंगल का इक्वल आ गया, इसीलिए SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। Therefore, triangle ABC ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DEF बाय SAS congruence condition। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया SAS से। अब दूसरा केस हम क्या ले सकते हैं? दूसरा केस ये ले सकते हैं कि AC और DF इक्वल नहीं है। ठीक है, या तो ये DF AC से छोटा होगा या DF AC से बड़ा होगा। इक्वल नहीं है, AC और DF इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो DF AC से छोटा होगा या DF AC से बड़ा होगा। तो अब केस 2 में हम चलते हैं। केस 2 में चलेंगे कि AC और DF इक्वल नहीं है। AC इज नॉट इक्वल टू DF। AC DF के इक्वल नहीं है, तब आपको इसमें कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन लेंगे सो देखिए। पहले आप फिगर बनाएंगे। ये ABC ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल DEF है। DEF इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है? एंगल B है एंगल E के इक्वल, ये BC ये इक्वल है EF के, और एंगल C ये दिया हुआ है एंगल F। दूसरा केस में मान लिए है कि AC DF के इक्वल नहीं है। अब मान लेते हैं कि ये जो DF है ये बड़ा है किससे? AC से। मान लीजिए कि DF बड़ा है AC से, यानी DF बड़ा है और AC छोटा है। तो ये जो छोटा है AC किससे? DF से। तो DF में एक पॉइंट हम यहाँ पर D डैश पॉइंट ले सकते हैं, ताकि AC इक्वल हो जाए किसके? D डैश F के। मान के चल रहे हैं कि DF बड़ा है किससे? AC से। तो बड़ा में से छोटे साइड के इक्वल हम कट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, इस DF में पर एक पॉइंट D डैश ले लिया, ताकि AC D डैश F के इक्वल हो जाए, और फिर इसको मिला दिए, D डैश को E से मिला दिए। अब यदि मान लीजिए कि DF छोटा है और AC बड़ा है, DF को जब छोटा लेंगे और AC बड़ा लेंगे, और यदि DF को AC के इक्वल लाना होगा तो FD को बढ़ाना पड़ेगा कुछ। तो ये FD जो है ना, इसको हम बढ़ा लेते हैं किस पॉइंट तक? D डैश पॉइंट तक। दोनों में D डैश पॉइंट लिए है, एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि DF छोटा है AC से और DF को AC के इक्वल लाना है, तो इस FD को बढ़ाना पड़ेगा। हम इतना बढ़ाएंगे कि ये AC के इक्वल आ जाए। तो FD को हम D डैश पॉइंट तक इतना बढ़ा दिए कि ये AC के इक्वल हो गया, और तब इसको D डैश को E से मिला दें।
तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में टेकिंग अ पॉइंट डी डैश कहां पर लिए, टेकिंग अ पॉइंट डी डैश ऑन डी एफ और एफ डी प्रोड्यूस्ड, ये जो एफ डी है उसको बढ़ाए हुए पार्ट पर, एफ डी के बढ़े हुए पार्ट पर डी डैश लेंगे, और एफ डी प्रोड्यूस्ड सो दैट, इतना बढ़ा दिए डी डैश तक कि ये एफ डी डैश, ये एफ डी डैश लीजिए चाहे ये एफ डी डैश लीजिए, है ना, तो ये एफ डी डैश ये इक्वल हो जाए किसके, अच्छा डी डैश एफ भी लिख सकते हैं, डी डैश एफ ये इक्वल हो जाए किसके, ए सी के, और उसके बाद डी डैश को ई से मिला दिए, ज्वाइनिंग डी डैश एंड ई, उसको मिला दिए। अब देखिए यहां पर प्रूफ में ये जो ट्रायंगल एबीसी है उसमें और डी डैश ई एफ, कौन कौन ट्रायंगल ले रहे हैं, ये ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डी डैश ई एफ, चाहे ये नीचे वाला ट्रायंगल डी डैश ई एफ लीजिए और चाहे ये जो बड़ा ट्रायंगल है डी डैश ई एफ लीजिए, उस दोनों ट्रायंगल को कॉमनली हम यूज कर रहे हैं, है ना, कॉमन वे में यूज कर रहे हैं। तो अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये जो ए बी सी है और डी डैश ई एफ, ये जो डी डैश ई एफ है, डी डैश ई एफ चाहे ये ट्रायंगल चाहे ये डी डैश ई एफ, ये बड़ा ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल में चलेंगे। तो आप देखिए क्या क्या आ गया, ये आ गया बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये गिवन में है, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, ये भी गिवन में, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये हो गया गिवन में। इसके बाद ये डी डैश एफ, या तो ये डी डैश एफ लीजिए या ये डी डैश एफ लीजिए, कॉमन वे में हम यूज कर रहे हैं। तो डी डैश एफ ये किसके इक्वल है, ये डी डैश एफ किसके इक्वल हुआ, ए सी के, तो पहले ए सी लिख लेंगे, तो लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू डी डैश एफ, ये हो गया फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में लिया है इसका, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, यहाँ कौन सा कंडीशन लग जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एफ, और ए सी इज इक्वल टू डी डैश एफ, तो क्या हो गया, दो साइड इक्वल हो गया और उसके बीच का एंगल इक्वल है, यानी दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दोनों ट्रायंगल का इक्वल है, तो एस ए एस लग जाएगा। इसीलिए ये ट्रायंगल ए बी सी और डी डैश ई एफ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी डैश ई एफ बाय SAS congruence condition, SAS congruence condition हो गया, तो SAS congruence condition से दोनों ट्रायंगल congruent हुआ तो CPCTC लगाएंगे, तो CPCTC लगाएंगे तो क्या होगा, CPCTC लगाएंगे, इसका क्या मतलब, जो जो एंगल इक्वल है उसके सामने का साइड इक्वल होगा, और जो साइड इक्वल है उसके सामने का एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ पर साइड कौन है, देखिए ये डी डैश एफ और ए सी इक्वल है, तो ए सी के सामने का हो गया एंगल बी,
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी डैश ई एफ। ऐसे डी डैश ई एफ लीजिए, अच्छा ऐसे डी डैश ई एफ लीजिए, तो ये हो गया एंगल डी डैश ई एफ, ये बाई सी पी सी टी सी, है ना। ये एंगल बी और डी डैश ई एफ या ऐसे डी डैश ई एफ ये इक्वल हो गया, लेकिन पहले से मालूम है कि एंगल बी किसके इक्वल है, डी ई एफ के इक्वल है। ये पहले से दिया हुआ है कि एंगल बी डी ई एफ के इक्वल है, बट given that angle B is equal to angle DEF, ये एंगल DEF के इक्वल है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये भी जो एंगल है D डैश EF वो भी एंगल B के इक्वल है और DEF भी B के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। Therefore एंगल D डैश EF is equal to एंगल DEF, है ना। ये D डैश EF और DEF, तो D डैश EF कौन सा एंगल हुआ, D डैश EF ये एंगल हुआ। ये D डैश EF और DEF, और चाहे ये D डैश EF और DEF, ये एंगल तब इक्वल होगा जब ये D डैश जो पॉइंट है ना, ये D डैश पॉइंट, चाहे ये नीचे का D डैश पॉइंट लीजिए चाहे ऊपर का D डैश पॉइंट लीजिए, ये D डैश पॉइंट D पर आ जाएगा, तब हम कहेंगे कि एंगल DEF और D डैश EF इक्वल है। ये DEF और D डैश EF तभी इक्वल होगा जब D डैश पॉइंट दूसरे जगह नहीं आकर इसका पोजीशन D के ठीक ऊपर होगा। लिखेंगे दिस इज पॉसिबल ओनली, this is possible only if point D dash coincides with point D। D डैश पॉइंट D पर ही आ जाए, तो D डैश पॉइंट जब D पर आ जाएगा, यहीं पर यदि मान लीजिए यहाँ D डैश आ गया, जहां पर D पॉइंट है वहीं पर D डैश आ गया, तो हम यदि DF कहें और चाहे D डैश F कहें, दोनों बात बराबर होगा। इसीलिए ये हो जाएगा D डैश F बराबर D डैश F बराबर क्या हो जाएगा, DF। D डैश F बराबर हो जाएगा DF, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये D डैश F और DF दोनों बराबर हुआ, ठीक है। और हम ये कंस्ट्रक्शन में लिए थे कि D डैश F किसके इक्वल है, AC के, बट D डैश F बराबर AC फ्रॉम कंस्ट्रक्शन में लिए थे, ठीक है। तो ये DF भी D डैश F के इक्वल आया, AC भी D डैश F के इक्वल आया। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ये भी D डैश F के इक्वल हुआ, AC भी D डैश F के इक्वल हुआ। इसका मतलब हुआ कि DF इज इक्वल टू आ जाएगा AC, DF AC के इक्वल आ गया। ये जो DF है, ये DF और AC इक्वल आ गया। ये तो फिर हम दोबारा केस 1 पर ही आ गए। केस 1 में क्या था, केस 1 में था AC इज इक्वल टू D। देखिए ये केस 1 ही रिपीट हो गया फिर से, और केस 1 में तो हम कंक्लूजन प्रूव कर चुके हैं ही, इसीलिए
ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ सेकंड केस में भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब हम इसके बाद का जो पोर्शन है वो हम फिर इधर लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, चाहे यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पर देयरफॉर, ये फर्स्ट केस आ गया, डीएफ इज इक्वल टू एसी, ये देखिए यहाँ डीएफ इज इक्वल टू एसी, ये केस 1 आ गया, इसीलिए लिख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल एबीसी therefore triangle ABC congruent triangle DEF। तो दोनों केस में हमने ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ को प्रूव्ड कर दिया है। अब आज के लेक्चर में बस इतना ही, मैं फिर अपने अगले लेक्चर में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ बताना चाहते हैं कि यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं अपना लेक्चर वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ इसे आप अपने रिलेशनशिप और फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।